नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। टेलीविजन पत्रकारिता जब अपनी नाकामियों के उरूज पर है, तब कमाल खान का अचानक से चले जाना उसे और गरीब कर गया। कर्कश कंकड़ की तरह कानों में गड़ने वाली टेलीविजन पत्रकारिता के लिए कमाल खान उस मीठी मिश्री की डली जैसे थे जो हर तीखे खाने के बाद मुंह से लेकर आत्मा तक को मीठा कर देती है, अशांत ग्रंथियों को शांत कर देती है। कमाल खान हर दिन बाजार में बेआबरू चिंदी चिंदी हो रही हिंदी की टेलीविजन पत्रकारिता के जिस्म पर ठोस मखमली लिबास थे। उनकी छुअन बहुत कोमल थी, उनका कहन बहुत सरस था, उनकी लिखाई बहुत गहरी थी। उनकी बोली एक साथ तमाम साजों को एक धुन में पिरोकर मधुर संगीत में तब्दील करने का हुनर रखती थी। वह मधुर संगीत जो आपके कानों में लंबे समय तक खनखनाती रहती थी। कमाल खान 60 के थे, लेकिन हमारे आसपास के लगते थे। कमाल खान हया से आज़ाद हो चुकी टेलीविज़न पत्रकारिता की आंखों की बची हुई शर्म थे। गरज ये कि जिन तमाम बुराइयों, नाकामियों, बेशर्मियों, नफरतों, फरेबों के जाल में आज की टेलीविज़न पत्रकारिता उलझी हुई है, कमाल खान उन सब का प्रतिसंतुलन थे। तराजू के दूसरे पलड़े पर पूरी मजबूती से जमे हुए, उसे संतुलित रखने की बेसाख्ता कोशिश में तल्लीन। कोई सर उठाकर कह सकता था कि जब आप टेलीविज़न पत्रकारिता को कोसें तो उससे पहले ये ख्याल कर लें कि उसके पास कमाल खान है। कमाल खान बुरी तरह से उगड़ी हुई टेलीविज़न पत्रकारिता की पीठ का सम्मानजनक कवच थे। जब टेलीविज़न पत्रकारिता संविधान से दूर है, साहित्य से दूर है, समाज से दूर है, तहजीब से दूर है, तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज से दूर है, उस दौर में कमाल खान इन सभी तत्वों से मिलकर बने एक आदर्श टेलीविज़न पत्रकार थे। कमाल खान इंसान थे, वाजिब है कि उनमें तमाम इंसानी खामियां बुराइयां भी रही हों, लेकिन कमाल खान अपने नाम के मुताबिक ही कमाल के पत्रकार थे। टेलीविज़न पत्रकारिता की गरीबी के इन दिनों में भी खबरिया चैनलों की दुनिया दिन ब दिन अमानुष एंकराओं की शरण स्थली बना हुआ है, या यूं कहें कि लफंगई भी यहाँ सम्मान और शरण पा जाती है। मसलन बलात्कार जैसे संवेदनशील मसले में अगर आपको मेरा तेरा देखना हो तो इस हफ्ते न्यूज़ 18 इंडिया पर अमन चोपड़ा का शो देखिए। अलवर में मैं फिर से बोल रहा हूं, 15 साल की नाबालिग बच्ची, दिव्यांग बच्ची, मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। बच्ची के साथ दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी हुई। बलात्कार के बाद नुकीली चीज से उस बच्ची के अंग फाड़ दिए गए। खबरिया चैनल जिन बुराइयों और बीमारियों से जूझ रहे हैं, यह शो उन सब का एक साथ प्रतिनिधित्व करता है। अव्वल तो राजस्थान में हुई घटना में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। इसके बावजूद इस व्यक्ति ने न सिर्फ बलात्कार का दावा किया, बल्कि यह भी कहा कि पीड़िता के निजी अंगों को फाड़ दिया गया। क्या यह सच था? अलवर रेप मामले में डॉक्टर ने कहा, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में नहीं आई चोट। जयपुर के जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद ने कहा कि रेप पीड़िता के निजी अंगों में कोई चोट नहीं आई है। राजस्थान, नाबालिग से बलात्कार मामले में कुछ भी निष्कर्ष निकालने का कोई सबूत नहीं, अलवर पुलिस का कहना है। यानी एक झूठी खबर इतने बड़े बड़े दावों के साथ चलाई गई। इस घटना से जुड़ी 2-3 बातें जान लीजिए। इलाज और जांच करने वाले डॉक्टरों ने साफ कहा है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, उसके साथ शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी बात, लड़की पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। तीसरी बात यह कि राजस्थान महिलाओं के लिए बेहद असुरक्षित राज्यों में से एक है, यह सच्चाई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट से यह बात साबित होती है। चूंकि खबरिया चैनलों के न्यूज रूम की स्वायत्तता बहुत कम बची है, ऊपर से हुड़कचुल्लू एंकराओं की अपनी जाहिलियत, यह सब मिलकर बलात्कार जैसे संवेदनशील विषय को भी तीतर की लड़ाई में बदल देते हैं। इस घटना या फिर किसी भी अन्य बलात्कार की घटना को बतौर उदाहरण लें, यह चाहे राजस्थान में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो या फिर उत्तर प्रदेश के हाथरस में हो, यह घिनौना अपराध है। बतौर पत्रकार पहली और आखिरी प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए कि बलात्कार हुआ है, उसके अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। पत्रकार हमेशा पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन इन हुड़कचुल्लू एंकराओं की संवेदना बलात्कार के शिकार लड़की से कतई नहीं है। इनकी दिलचस्पी इस बात में रहती है कि प्रियंका गांधी कहाँ हैं, जेएनयू वाले कहाँ हैं, शाहीन बाग वाले कहाँ हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है। वो जो शायद इनके दरवाजे से इनकी गाय खोल ले गए हैं, उनसे हिसाब चुकता करना इनकी पहली प्राथमिकता होती है। हाथरस लॉबी याद करिए ना, हाथरस लॉबी
नेता उठकर हाथरस पहुंच गए थे। कोई अलवर नहीं जाएगा। अलवर गैंगरेप पर हाथरस लॉबी लापता है। बेटी बेटी में फर्क क्यों? अलवर की बेटी है तो किसी को कोई दर्द नहीं। मामला राजस्थान का है तो चुप्पी। यूपी से होता तो कोई कैंडल मार्च नहीं है, कोई इंसाफ की मांग नहीं हो रही है, नेताओं की कोई भीड़ नहीं है, कोई रेप पर्यटन नहीं है, कोई रेप पर्यटन नहीं है, कुछ नहीं है। पीड़िता से इनकी कोई हमदर्दी नहीं होती। इसके बाद शुरू होता है इनके दोगलेपन का दूसरा अध्याय, जिसमें ये सियासी मालिकों के इशारे पर मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हैं। मसलन हाथरस में यही लोग एक कहानी लेकर आते हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं, यह तो मनोहर कहानियां थी, ऑनर किलिंग थी। इनकी तमाम कोशिशों में एक कोशिश यह भी रहती है कि संबंधित घटना को किसी तरह का जिहाद या फिर गैंग का नाम देकर सनसनीखेज बना दिया जाए। उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है, क्योंकि अर्नब ये तो सिर्फ शुरुआत है। अर्नब ये तो अगर ये सच है तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं। तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई, ना तो गैंग रेप की पुष्टि हुई, ना उसमें रेप की पुष्टि हुई। कि इसी वजह से लड़की की पिटाई लड़की की मां और भाई ने की, जो वजह बनी लड़की की मौत की। ये पहलू आरोपी की तरफ से खुद सामने रख दिया गया है। बाकायदा पुलिस को चिट्ठी लिखकर आरोपी ने ये हॉरर किलिंग वाला एंगल सामने रख दिया। आप सोचिए ना, कितनी बड़ी हाथरस को लेकर साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। दंगों की साजिश थी, फंडिंग का तमाम वो चीजों को एक तरफ रखकर फिलहाल मैं तमाम खबरिया चैनलों का ध्यान एक छोटे संकट की ओर खींचना चाहता हूं। यह जो अमन चोपड़ा है, हर दिन बलात्कार या फिर सांप्रदायिकता जैसी गंभीर संवेदनशील विषयों पर छिछोरी बहसें करता है, रेप, पर्यटन, थूक, जिहाद जैसी क्लीशे शब्दावली का इस्तेमाल करता है, यह दरअसल पत्रकारिता में किसी भी जिम्मेदार पद के लिए अनफिट है। यह मानसिक तौर पर बीमार है। इस पर गंभीरता से सोचें। हिंदू एकता का टाइम आ गया है। हिंदू बेटियों के खिलाफ अपराध, लव जिहाद, बुरे दिन का श्राप वर्सेस बाबा का आशीर्वाद। 21 में शादी क्यों नाराज काजी, सनातन का सवर्ण युग शुरू। इस्लाम से भंग हो रहा है। जब चुनाव नगीचे आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। हम तो उबीर हैं कि जब केहू मुंह पे थूके तब ताव आवत है। ये लाइनें कवि रफीक शादानी की हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जनता से पहले पुलाव के चक्कर में नेता इधर उधर भाग रहे हैं। जिस भाजपा के लिए यह चुनाव अखबारों में, टेलीविजन में, IT सेल से भरे सोशल मीडिया पर तस्तरी में सजाया हुआ पुलाव लग रहा था, वह चुनाव फिलहाल उफनती हुई नदी पर हिल रही जर्जर पुलिया के पार खड़ी कमनीय काया सी दिखने लगा है। करोड़ों रुपए के अखबारी विज्ञापन, इतनी ही कीमत के टीवी पर विज्ञापन, लगभग इतनी ही कीमत के जनता के पैसे से 2 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और योगी की 10 से 12 जनसभाएं ले देकर सब कुछ काबू में दिख रहा था। फिर शुरू हुई भगदड़। डिनर के लिए सजी गुलाबी मेजपोश में अचानक से चकतियां और पैबंद उभर आए। एक के बाद एक 3 मंत्रियों समेत 10 से अधिक विधायकों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। अब वो अखिलेश यादव के पाले में हैं। इस सियासी आवागमन के नफे नुकसान पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हुड़कचिल्लुओं ने इस अफरा तफरी पर जिस तरह से मोर्चा संभाला, उससे भाजपा के प्रवक्ताओं को भी शर्म आ गई। मसलन तिहाड़ शिरोमणि की यह दिलचस्प तुलना सुनिए। इन विधायकों के जाने का बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा जितना नाइट कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस को नुकसान होता है। हुड़कचिल्लुओं ने एक और तर्क दिया और यह तर्क कुछ हद तक तार्किक भी लगता है कि आपको ये 5वें साल पर जब राज्य चुनाव में जाने वाला है तभी क्यों याद आए? और 5 साल तक मंत्री और विधायक रहने के बाद अब इन नेताओं को अचानक से ऐसा लगा कि इनकी जातियों के साथ अन्याय हुआ है और हो रहा है। वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य को दलितों की चिंता, किसानों की चिंता, व्यापारियों की चिंता 5 साल में नहीं हुई, चुनाव हो गए। इसके अलावा एक तर्क यह भी रहा, पार्टी वही लोग छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें डर है कि उनका टिकट कटने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य बेटे को टिकट न मिलने से नाराज। कि हमें पता चला कि इनमें से ज्यादातर नेताओं का टिकट पहले ही कटने वाला था। आरोप आप पर ऐसे लग रहे हैं कि आपने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, वो टिकट बीजेपी ने देने से इनकार कर दिया, तो आपने अपने परिवार की सोची और आप दूसरा दरवाजा खटखटाने को, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। जब 5 साल राम तो अब टिकट के लिए भाई भतीजा के नाम पर कैसा समाजवाद। इस वाले तर्क पर मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर ये लोग इतने ही बेकाम के थे, बोझ बन चुके थे, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मना किसे रहे थे और क्यों मना रहे थे?
आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों में इस्तीफा दिया है, यह मैं नहीं जानता। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस ये आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पूर्ण विचार करिए। इसका जवाब तिहाड़ शिरोमणि ही दे सकें तो बेहतर, क्योंकि इस सवाल का जवाब भाजपा प्रवक्ताओं के पास भी नहीं है। जहां तक यह सवाल है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव के वक्त ही इन नेताओं को समाज और अन्याय की याद क्यों आई, तो इसे समझने का एक और नजरिया है। ये सारे नेता दलित और पिछड़ी जातियों के हैं। ज्यादातर 1 या 2 सीट या फिर 1 या 2 जिलों में असर रखते हैं। सत्ता के साथ बने रहना, सत्ता में बने रहना इनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी और घाघ पार्टियां इस तरह के इलाकाई, जातीय, सामुदायिक पहचान वाली पार्टियों को खाकर पचा जाने के लिए बदनाम रही हैं। इन्हें अपनी पार्टी चलाने के लिए भाजपा और कुछ हद तक कांग्रेस सरीखी पार्टियों की तरह कॉरपोरेट या फिर मोटी थैली वालों का समर्थन नहीं है। सत्ता में रहकर ही अपने समुदाय, अपने समाज का हित साध सकते हैं और साथ में अपना हित भी। तो चौधरी, सिन्हा, चोपड़ा, एवगन, देवगन आदि महानुभावों से करबद्ध निवेदन है कि इन दलों की राजनीति को देखने के लिए अपना चश्मा थोड़ा सा बदल लें। अब हम बात करेंगे इस अफरा तफरी के सियासी निहितार्थ की। हम भाजपा के नज़रिए से ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वह डिफेंडर है, 5 साल से सत्ता में है। हम बात करेंगे चैलेंजर की। ज़्यादातर भाजपा का साथ छोड़ने वाले नेताओं ने समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ा है। सवाल है, क्या यह सपा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। सपा के लिए कुछ फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। हम कुछ बुलेट पॉइंट में इसे समझते हैं। पहले फ़ायदे की बात। चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में सत्ताधारी दल का साथ छोड़कर सपा में शामिल होने से सपा के अपने काडर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और वह ज्यादा जोश और उत्साह से चुनाव में जुट जाएगा। यही बात उस फेंस सिटर मतदाता के लिए भी कही जा सकती है जो अंतिम समय में अपना मन बनाता है। उसे लग सकता है कि सपा के पक्ष में लहर है, इसीलिए सारे नेता उसी की तरफ जा रहे हैं। इन चुनाव के वक्त सपा को मिले इस बेतहाशा मीडिया अटेंशन ने मीडिया की चकाचौंध पर पूर्ण कब्जा रखने वाली भाजपा को काफी हद तक चर्चा से बाहर कर दिया है। उसके हिस्से में सिर्फ नकारात्मक प्रचार आया है। अब बात करते हैं इसके नकारात्मक पक्ष की, जो ज्यादा अहम है। जो बाहरी नेता सपा से जुड़ रहे हैं उनको टिकट मिलने के बाद पार्टी के भीतर भितरघात की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। जिस काडर ने बीते 5 सालों के दौरान लाठी डंडा खाकर पार्टी के लिए काम किया है, वह किसी बाहरी को टिकट देना आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में वह भी दल बदल के विकल्प चुन सकता है या फिर पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम कर सकता है। जो नेता सपा से जुड़े हैं उनमें से अधिकतर 1 या 2 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। ऐसे 10-20 नेताओं के आने के बावजूद 403 सीटों की विधानसभा के लिए यह संख्या बहुत छोटी है। यह संख्या अंतिम नतीजों पर कितना असर डालेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो छोटे दल और नेता चुनाव के पहले पाला बदल रहे हैं, ये चुनाव बाद की परिस्थितियों में सबसे कमजोर कड़ी भी सिद्ध हो सकते हैं। चुनावी नतीजों के बाद जिस दल की सरकार बनने की स्थिति होगी, उसके पक्ष में इनकी निष्ठा एक बार फिर से बदल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए भी यह अखिलेश यादव के लिए बेचैनी का सबब रहेंगे। और अब अंतिम बात, अखिलेश यादव के लिए यह लड़ाई 203 सीट जीतने की है, यानी स्पष्ट बहुमत। इससे एक भी सीट कम वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि भारतीय जनता पार्टी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में 170 से ऊपर कहीं भी सरकार बनाने की मजबूत दावेदार रहेगी। भाजपा ने अपनी इस असंवैधानिक अलोकतांत्रिक प्रतिभा का प्रदर्शन मध्य प्रदेश से लेकर गोवा तक बारंबार किया है। पुलाव का बंटना जारी है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहीं खा ले रहा है, जिसको मौका नहीं मिल रहा है वो मौका बना ले रहा है। अचानक से पार्टी में मची भगदड़ के बाद दलित पिछड़ा विरोधी के ठप्पे से हड़बड़ाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दलित के यहां पुलाव खाने पहुंच गए। उनका दलित के घर खाना था कि घोघा बसंतों ने मंगलाचार के गीत गा गा कर योगी जी को निहाल कर दिया। और इसी के तहत योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बीजेपी के एक दलित कार्यकर्ता के घर पहुंचे। उनके घर पर मौजूद हैं और देखिए किस सादगी के साथ पालती मारकर बैठे हुए हैं योगी जी और खाने का मजा ले रही हैं। खिचड़ी खाओ दलित के गुण गाओ, खिचड़ी खाओ दलित के गुण गाओ। जो आरोप एक तरफ है कि दलितों का सम्मान नहीं होता, पार्टी में इस तरह के आरोप लगाकर जो लोग अलग हुए हैं उनके लिए एक जवाब है ये तस्वीरें जो योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं
दलित परिवार के साथ भोजन करने। तो देखिए, जमीन पर चटाई बिछी हुई है, चटाई पर बैठ के अमृतलाल भी मौजूद है उनके साथ बगल में बैठे हुए। अब आप इस खान पान की सच्चाई भी जान लीजिए, क्योंकि यह सच्चाई कोई भी घोघा बसंत आपको नहीं बताएगा। जिस दलित के घर पर योगी आदित्यनाथ ने खाना खाया, वो योगी जी के जांचे परखे पसंदीदा दलित हैं। इनका नाम है अमृतलाल भारती। योगी जी ने इनके घर पर तीसरी बार चुनावी खाना खाया है। अमृतलाल जी की एक और पहचान है, वो भाजपा के नेता हैं, गोरखपुर महानगर कमेटी में मंत्री हैं। योगी जी एक अदद नई दलित बस्ती नहीं खोज पाए, एक अदद नए दलित के घर जाना भी मुनासिब नहीं समझा। दलित के बर्तन में खाना खाना तो खैर संभव ही नहीं है। इस दलित प्रेम पर अंतिम निर्णय आप लोग खुद कर लीजिए। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है। यह रिपोर्ट पुलिस की हिरासत में होने वाली मौतों से जुड़ी एक श्रृंखला है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 20 सालों में 1888 लोगों की मौत पुलिस की हिरासत में हुई है, लेकिन सिर्फ 26 आरोपी पुलिस वालों को ही सजा हो पाई है। यह कहानी उन परिवारों की है जिनके लिए हिरासत में हुई मौतों के बाद न्याय की उम्मीद चांद तारों की कामना जैसी हो गई है। जब हम बॉडी देखे तो बॉडी पीछे से यहाँ गर्दन से लगा है कि पैर तक पूरा सब काला पड़ा रहा है, एकदम करिया झावर भरा। रीढ़ की हड्डी से ब्लड निकलत रहा, ई पूरा ई फूला रहा, कुल काला भरा है, कुल काला भरा, पेट ही कुल करिया भरा है एकदम। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ये सब कुछ ना दिखा है। उसके बाद जो है सर, घर में घुस करके जो 60,000 रुपये रखा हुआ था बाक्से में, उसको ताला तोड़ करके उन लोगों ने उठा ले गए। घर वालों से कहें कि 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करो, तभी तुम्हारा बेटा छूटेगा। फिर वो लोग 12 बजे आए, साथ में यशो साहब भी आए थे। तो सिपाही वहाँ से मेरे भाई को घसीटते हुए लेके आए। मेरा भाई सही से डोल नहीं पा रहा था, सब जोर जोर से करा रहा था। घर पे ले आके बाहर पड़ी चारपाई है, वहाँ चारपाई पड़ी थी, उसी चारपाई पे सर मेरे भाई को पटक दिए। माता जी दौड़ी और पकड़ के रोने लगी भाई को। तो एक पुलिस वाले मेरी माता जी को मारे। सर घर में रखा जितना खाना पीना था सब पैर से मार के सब खाना पीना छीट दिए सब। कई लोगों से यशो साहब को लगे, अजय सिंह को लगे फ़ोन कराए, लेकिन दरोगा साहब कहें जो है कि पूछताछ हो तो पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाए। लेकिन सवेरे हमें सबको पता चली कि हमारे भाई को मारत जोन हो गया साहब। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। आपके 300,000 रुपए से इस देश में पत्रकारिता की पूरी पटकथा को बदला जा सकता है, इसके मौजूदा स्वरूप को बदला जा सकता है। वह पत्रकारिता जो जनहित की बजाय दिन रात सत्ता के हित में षड्यंत्र कर रही है। मेरी बात याद रखिए। एक और जानकारी आप लोगों के लिए, इस हफ्ते हमारा NL चैट बॉक्स होगा हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ, शनिवार शाम 7 बजे 22 जनवरी को। तो हमसे जुड़ना याद रखिएगा। नमस्कार।